Assalamualaikum everyone. Welcome back to Ultra Brains Academy, your ultimate learning platform. Subscribe for more fascinating biology lectures. So we have started classification of lipids. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लिपिड्स क्या है, बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की। सो उसमें हमने डिस्कस किया था ट्राइग्लिसराइड्स का कॉन्सेप्ट कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं और उसमें फिर फैटी एसिड्स को भी डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस another important category of lipid and that is phospholipid. So if we talk about phospholipids, first of all if we see here the word lies phospho. Phospho mean ऐसे लिपिड्स जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है। मैंने आपसे कहा था ना कि लिपिड्स क्या है, हेट्रोजीनस कंपाउंड्स है। हेट्रोजीनस मीन कि उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा फॉस्फेट्स और कुछ नाइट्रोजन के एटम्स भी मिलेंगे, राइट। सो अगर हम लोग फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। इसके बाद अगर हम बात करें सो दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, राइट। ये क्या है? ये भी डेरिवेटिव्स हैं ट्राइग्लिसराइड्स के। मतलब if one group या if one fatty acid in triglyceride molecule is replaced by if one fatty acid in triglyceride molecule is replaced by phosphate group, then it forms phospholipid. क्लियर? अब देखिए ये क्या बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। कौन? जब हम ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल में से एक फैटी एसिड की जगह फॉस्फेट ग्रुप लाके अटैच कर दे तो ये क्या बनाएगा? फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनाएगा। देखिए ट्राइग्लिसराइड जो है वो किससे बने? एक बना है ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से। ये मैं क्या बना रही हूँ? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ इस तरह। और इसके साथ क्या अटैच होते हैं? 3 फैटी एसिड। यहाँ भी फैटी एसिड, वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने ड्रा कर रखा है। यहाँ भी फैटी एसिड, क्या चले बनाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एक फैटी एसिड हुआ, ये दूसरा फैटी एसिड और ये तीसरा फैटी एसिड। क्लियर? अब ये जो तीसरा फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड की जगह क्या आएगा? इस फैटी एसिड की जगह अटैच हो जाता है फॉस्फेट, मतलब इस तरह। ये एक जो है रिमूव हुआ और इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाता है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। और उस फॉस्फेट ग्रुप में कुछ नाइट्रोजन एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनाता है? ये बनाता है फॉस्फोलिपिड्स। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें फॉस्फोलिपिड के, सो हियर इफ यू सी, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ये है फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है, ये बना होता है हेड और टेल से। सो ये उसका हुआ हेड और ये इसके हुए या ये इसका फैटी एसिड टेल हुआ। इसका जो हेड है वो बना होता है फॉस्फेट से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉस्फेट हेड। इसको कहते हैं फॉस्फेट हेड। और ये क्या है? ये बने होते हैं फैटी एसिड से। सो दीज आर फैटी एसिड
टेल्स, या फिर फैटी एसिड टेल, सिंगल इसको टेल भी कह सकते हैं। अब अगर हम लोग इसके हेड में देखें तो इसके हेड में जो मैंने आपसे कहा ना कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो आपको वही सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंडेंस फॉर्म में है और वहां पे एक ओपन स्ट्रक्चर है। सारी चीज जो है वहां की यहाँ पे कॉपी हुई है। देखिए CH2 एंड CH, ये एक CH2, ये CH और ये दूसरा CH2, राइट। ये तो चली जाएंगी वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने में, सॉरी ये नहीं, ये हाइड्रोजन तो चले जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने में। रहा कौन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो ये यहाँ आ गए, कार्बन इज बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे इनके साथ ही इनकी बॉन्डिंग हुई। तो इसी तरह से जो ट्राइग्लिसराइड्स है, इसी ट्राइग्लिसराइड में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होकर क्या बनाता है, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, क्योंकि क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल में से ही एक फैटी एसिड की जगह फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है और वो इस तरह से इसका हेड बनाता है। सो अगर हम फॉस्फेट ग्रुप की ये तो हमने किस्म से फॉर्मेशन को स्टडी की कि किस तरह से जो फॉस्फोलिपिड्स है वो बनते हैं। ज्यादा डिटेल में आपको जाने की नहीं है जरूरत, आप लोग इसके फंक्शन पे फोकस करें। फॉस्फोलिपिड्स के अक्सर फंक्शन जो है वो अगर एमडीके टाइप एमसीक्यूज है या जो नॉर्मल होम एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स, सो उन सारों में इसके फंक्शंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। क्लियर। तो ये इसकी हुई फॉर्मेशन एक किस्म से कि किस तरह फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनता है, और ये इसका स्ट्रक्चर। सो अगर स्ट्रक्चर में देखें तो इट कंटेन अ फॉस्फेट हेड एंड फैटी एसिड टेल। सो अगर फॉस्फेट हेड की हम बात करें, ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और हाइड्रोफिलिक के साथ साथ अगर हम देखें तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होता है पोलर, राइट। और अगर हम लोग फैटी एसिड टेल की बात करें सो दे आर हाइड्रोफोबिक और नेचर में क्या होती है, नॉन पोलर। क्लियर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट था इसके स्ट्रक्चर को समझना कि इसके स्ट्रक्चर में एक फॉस्फेट हेड और एक टेल प्रेजेंट होता है। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं बायोमेम्ब्रेन्स में। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बायोमेम्ब्रेन्स में, दे आर प्रेजेंट इन बायोमेम्ब्रेन्स। जो सेल के मेम्ब्रेन्स हैं, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर में ये चीज डिटेल में डिस्कस की है कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कौन बनाते हैं, इन्होंने खुद को दो लेयर्स के फॉर्म में अरेंज किया होता है और ये सेल मेम्ब्रेन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं, और स्ट्रक्चर के साथ साथ ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं। और मेम्ब्रेन के लिए उसकी फ्लूइडिटी का इंपॉर्टेंट मेंटेन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस फ्लूइडिटी में कौन हेल्प करता है, उस फ्लूइडिटी में हेल्प करता है फॉस्फोलिपिड्स या जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है। क्लियर। अब अगर देखें तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं they are not present as a simple components, structural components in cell membrane. इस पे कुछ एंजाइमेटिक एक्शंस होती है और उस एंजाइमेटिक एक्शंस के रिजल्ट में सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है फोस्फोलाइपेजेस। ये फोस्फोलाइपेजेस क्या करती है, ये फोस्फोलाइपेजेस इसको कन्वर्ट कर देती हैं कुछ फैटी एसिड्स में। जैसे कि हम बात करें, इसको इरेज कर देंगे, चलें, एराकिडोनिक एसिड में, राइट। ये जो फोस्फोलाइपेजेस है अपने फंक्शन परफॉर्म करके एंजाइमेटिक एक्शन परफॉर्म करके इसको एराकिडोनिक एसिड में या इसके अलावा फोस्फेटिडिक एसिड में, या इसके अलावा डाइग्लिसराइड्स में,
इसको कन्वर्ट कर देती है, राइट। अब ये जब इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तब ये ऑप्शन अपने जो फंक्शन है उसको अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एराकिडोनिक एसिड की, स्ट्रक्चर आपको समझ आया, तो इसको करते हैं इरेज। एराकिडोनिक की अगर हम बात करें तो ये आगे जाके बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन इज अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ लिपिड। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, शायद इससे पहले हमने डिस्कस भी किया फर्स्ट वाले लेक्चर में। ये क्या करता है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प कर रहा होता है। इसी तरह से अगर फॉस्फोलिपिड या डाइग्लिसराइड की बात करें तो ये सेल के अलोंग विद एराकिडोनिक एसिड ये सेल के प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा सिग्नल्स के ट्रांसडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करते हैं। मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग जानते हैं ना, जब सेल के अंदर किसी बायोमोलिक्यूल ने अंदर आना है या फिर बाहर जाना है, प्रोटीन ने, कार्बोहाइड्रेट ने, तो वहां पे एक किस्म से वो जो ट्रैफिक होती है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। सो ये उस मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग को भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको भी कंट्रोल रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, राइट। तो फॉस्फोलिपिड्स जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी है लिपिड्स की। कैसे बनते, अच्छा डिराइवेटेड है ट्राइग्लिसराइड्स की। मोस्टली जितने भी फैट्स है तो दे आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स। उसमें होता क्या है कि जब आप लोग ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल में से एक फैटी एसिड हटा के उसकी जगह फॉस्फेट ग्रुप अलोंग विद सम नाइट्रोजन एटम्स ऐड कर दे तो आपका क्या बनता है, एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनता है, राइट। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बात की, सो इसमें प्रेजेंट होता है एक हेड। देखिए इसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यही सारी चीज यहाँ पे कॉपी हुई है, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, राइट। ओके, सो इसमें प्रेजेंट होता है एक हेड और एक टेल। टेल जो है वो फैटी एसिड होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है, और इसके अलावा जो हेड है इसका वो क्या है, पोलर होता है नेचर में और हाइड्रोफिलिक होता है। और फॉस्फेट हेड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, राइट। आफ्टर दैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि बायोमेम्ब्रेन्स में फॉस्फोलिपिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर नॉट प्रेजेंट एज अ सिंपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। With the action of enzymes like phospholipases, they are converted into some essential in a sense के important fatty acids में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। क्योंकि अगर मैं वो दूसरा वाला एसेंशियल कहूंगी तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो नेचर में जस्ट दो ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, राइट। तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं है ना। यहाँ पे एसेंशियल आई मीन के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि एराकिडोनिक एसिड है, फॉस्फेटिक एसिड है और डाइग्लिसराइड्स है। तो ये कंबाइन होके जो एराकिडोनिक एसिड है वो तो इंडिविजुअली क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन करता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है आगे जाके सेल सिग्नलिंग में काम करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी भी इनकी जो है फंक्शंस आगे परफॉर्म करते हैं ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, राइट। इसके अलावा जो फॉस्फेटिक एसिड है या जो ट्राइग्लिसराइड्स है ये सेल के प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं और मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी पॉइंट्स जो है फॉस्फोलिपिड्स के बारे में क्लियर हुई। अब बात करते हैं इस फॉस्फोलिपिड में हमारे पास आता है एक इसकी, अब डिपेंड करता है, कुछ बुक्स में इसको एज ए कैटेगरी दिखाया है, कुछ में जो है तो इसको फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड दिखाया गया है। आपके बुक में जो भी है आप उसी को फॉलो करें। तो अब अगर इसके कैटेगरी की हम बात करें, एक टाइप की हम बात करें, सो दैट इज फॉस्फेटिक कोलीन। अब ये फॉस्फेटिक कोलीन जो है, ये फॉस्फेटिक कोलीन क्या है, फॉस्फेटिक कोलीन जो ये प्रेजेंट होता है बेसिकली सोयाबीन्स में, या इसके अलावा अगर देखें सो इसके अलावा नट्स में, या जो सनफ्लावर है, चले सनफ्लावर के जो सीड्स हैं, या एक का जो यॉक है, राइट, एक यॉक जो है इसमें ये प्रेजेंट होते हैं और ये काम करते हैं बॉडी में एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करते हैं कौन, फॉस्फेटिक कोलिन। तो ये फॉस्फेटिक कोलिन भी क्या है, इन टर्न
फॉस्फोलिपिड्स है। तो ये मतलब सिंपली बात ये कि जो फॉस्फोलिपिड्स है वो बॉडी में एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की एक अनदर कैटेगरी के बारे में, दैट इज sphingophospholipid. Another important category is sphingophospho. Let me check out the video. Okay. So now if we see, अगर हम बात करें स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स की, तो स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स में क्या होता है कि इसमें फैटी एसिड के साथ इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल स्फिंगोसीन का बैकबोन प्रेजेंट होता है। स्फिंगोसीन का बैकबोन। अब अगर स्फिंगोसीन की हम बात करें तो ये एक 18 कार्बन का कंपाउंड होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18, ये इसका एक 18 कार्बन न्यूक्लियस हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19। कुछ तो मैंने गड़बड़ी की। अच्छा सॉरी, यहाँ पे अटैच होता है सी, क्योंकि थोड़ा बड़ा यहाँ पे मैं कर दूं, CHOR, राइट। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसका अटैच होता है OH ग्रुप। देखिए ये कुछ ज्यादा कंजस्टेड लग रहा है, देखिए हम इसको दोबारा बनाते हैं। 18 कार्बन का क्या होता है, कंपाउंड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट। अब अगर देखिए इसके स्ट्रक्चर को 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एमडीकेट लेवल पे अगर आप लोग फॉस्फोलिपिड्स को स्टडी कर रहे हैं तो एमडीकेट में अक्सर इस किस्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने कई दफा बुक्स में देखा स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब देखिए ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका अटैच होता है CHOR। और अगर यहाँ पे हम बात करें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, राइट। तो ये एक स्विंगो और एक डबल बॉन्ड भी यहाँ पे 14th कार्बन पे प्रेजेंट होता है। सो ये एक स्विंगोसीन बैकबोन है, स्विंगोसीन बैकबोन है जो कि फैटी एसिड के साथ अटैच होते हैं स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स में। क्लियर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई थॉट कि आपसे डिस्कस कर लूं। अब अगर स्फिंगोफोस्फोलिपिड की हम बात करें तो ये भी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे सबसे पहले देखें, मैंने आपसे पहले भी इससे कहा था कि बोन मैरो में भी लिपिड्स प्रेजेंट है। तो बोन मैरो में जो लिपिड्स प्रेजेंट है दे आर एक्चुअली स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स। इसके अलावा ब्लड के कोगुलेशन में या जो ब्लड सेल्स है उसके कोगुलेशन में ये हेल्प कर रहे होते हैं, राइट। इसके अलावा अगर देखें तो जो क्या है बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सेल्स के कोगुलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ लिपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट्स हैं
हमने सर्फेक्टेंट की बात की थी ना कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो कि एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं, सो वो भी बेसिकली क्या है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स है, राइट। सो ये सारे जो फंक्शंस थे ये फॉस्फोलिपिड के हैं, ये भी जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, ये भी जितने फंक्शन है दे आर ओवरऑल द फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड। सेल के प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा बोन मेरो में प्रेजेंट होते हैं, राइट। बोन मेरो में क्या होते हैं, सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ब्लड सेल्स जो है उसके कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड के कोगुलेशन में बेसिकली हेल्प करते हैं, लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, और रेस्पिरेटरी जो सर्फेक्टेंट्स हैं they are also oily substances that help alveoli not to collapse। so उसमें भी जो फॉस्फोलिपिड्स है वो प्रेजेंट होती है। सो ये थी सारी फॉस्फोलिपिड की कहानी। होपफुली आपको अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है आपने ग्रैब कर लिया होगा फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। अब इसके बाद मूव करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ लिपिड्स की, एंड दैट इज वैक्सेस। तो वैक्सेस भी क्या है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है लिपिड की, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको इरेज करूं, यस इसको कहते हैं इरेज। Now let's discuss वैक्सेस। अब अगर वैक्सेस की हम बात करें, सबसे पहले वैक्सेस क्या है, एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से ये मॉलिक्यूल जो है बना होता है, वैक्सेस के जो मॉलिक्यूल है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इनमें जस्ट एक सिंगल ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है, इसमें सिंगल एक ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग जनरली एक केमिकल फॉर्मूला जो है लिपिड वैक्सेस का देखें तो कुछ इस किस्म का आपको इसका फॉर्मूला जो है वो मिलेगा इस तरह। ये क्या है, ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है, राइट। सो क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अल्कोहल के साथ अटैच होते हैं, आपको दिखाई देते हैं, और इसमें जस्ट एक सिंगल ईस्टर लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें जस्ट एक सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर देखें, सो वैक्सेस में कार्बन 25 से लेकर कार्बन 35 तक आपको कार्बन एटम्स जो है वो मिल सकती है। इससे पहले जो फैटी एसिड था, फैटी एसिड में कितने थे, फैटी एसिड में 16 to 18 कार्बन नंबर जो है वो आपको मिल सकती है। अगर हम वैक्सेस में बात करें तो वैक्सेस में 25 से लेकर 35 तक कार्बन एटम्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। अब अगर हम वैक्सेस की बात करें तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इनका नहीं होता, इनका कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, बट ये केमिकली इनर्ट होते हैं। और इनर्टनेस की वजह से, इफ यू नो, पीरियोडिक टेबल में भी जो लास्ट ग्रुप है वो केमिकली इनर्ट है, इसी वजह से वो पीरियोडिक टेबल का सबसे स्टेबल ग्रुप है। सो इसी तरह से जो चीजें केमिकली इनर्ट होती है वो स्टेबल कंपाउंड्स होती है। सो अगर हम बात करें वैक्सेस की, सो वैक्सेस आर आल्सो स्टेबल कंपाउंड्स, राइट। इसके अलावा अगर देखें, सो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। हाँ, अगर अब अगर हम देखें, सो जो पेट्रोलियम जेली जो आप यूज करते हैं नॉर्मली, जो वैसलीन होता है वो क्या होता है, वैक्स ही तो होता है। सो कभी आपने उसको रूम टेम्परेचर में ऑयल के फॉर्म में देखा है, हमेशा वो सॉलिड रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो वैक्सेस होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो काफी हाई होता है, तो इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होता है कि इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होता है
कि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। सो वैक्सेस क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से बने होते हैं। इनमें एक सिंगल ईस्टर लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होता है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कार्बन 25 से लेकर कार्बन 35 तक कार्बन एटम से बने होते हैं। कोई वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इनका प्रेजेंट नहीं होता, बट they are chemically inert, means they are chemically very stable compounds. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है और ये जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। और राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें वैक्सेस की, तो वैक्सेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अगर प्लांट बॉडी में हम देखें तो ये क्यूटिकल की फॉर्मेशन करते हैं। क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी लेयर है, एक वैक्सी लेयर है। और ये सिर्फ प्लांट्स में नहीं करते, ये और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये कवरिंग बनाते हैं, आउटर कवरिंग बनाते हैं, इंसुलेशन में हेल्प करवाते हैं, उनके फेदर्स को जो है ड्राई रखने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले देखें, अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो प्लांट्स में ये क्यूटिकल बनाते हैं क्योंकि प्लांट जब ट्रांसपायर कर रहा हो तो ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बर्ड्स में या फिर सम इंसेक्ट्स या फिर सम नहीं, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, जो आर्थ्रोपोड्स हैं, सिंपल जो इंसेक्ट्स है सारे, जितने इंसेक्ट्स हैं, तो उन इंसेक्ट्स के बर्ड्स के फेदर में प्रेजेंट होता है और उन इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन्स में प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन्स में प्रेजेंट होता है। और ये करता क्या है, इवन सब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो जो उड़ते हैं, उनके फेदर्स होते हैं, तो ये उनके जो फेदर्स हैं उनको ड्राई रखते हैं, क्योंकि उनके फेदर जितने ड्राई होंगे उतने वो आसानी से फ्लाई करेंगे। सो ये जो वैक्सेस है ये बेसिकली वहां पे ये काम कर रहे होते हैं। और एक्सोस्केलेटन में भी इसके अलावा प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। इसके अलावा जो शीप वूल है, तो ये शीप वूल में भी प्रेजेंट होते हैं, कौन, वैक्सेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इवन जो हमारा एयर है, हमने शायद इससे पहले डिस्कस भी किया था, तो वो जो एयर वैक्स है वो भी क्या है, वैक्स है नेचर में, तो वो भी प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स वगैरह को हमारे एयर के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा अगर देखें तो वैक्सेस जो है, वैक्सेस की अगर हम बात करें, वैक्सेस नेचुरल वैक्सेस भी हो सकती है, नेचुरल वैक्सेस भी हो सकती है, और इसके अलावा सिंथेटिक या आर्टिफिशियल भी हो सकती है। अगर हम लोग नेचुरल वैक्सेस की बात करें, तो ये जो एयर में प्रेजेंट है, या ये जो देखिए जो एयर में प्रेजेंट है, या जो क्यूटिकल्स बनाते हैं, राइट। इसके अलावा जो इंसुलेटिंग लेयर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में बनता है, तो ये जितने सारे वैक्सेस है, ये क्या है सारे, दे आर नेचुरल वैक्सेस। बट इफ यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल चले, सिंथेटिक इसके लिए ज्यादा सही रहेगा। सिंथेटिक वैक्सेस की अगर हम बात करें, लेट मी चेक आउट द वीडियो। ओके, सो अगर हम सिंथेटिक वैक्सेस की बात करें तो सिंथेटिक वैक्सेस में सिंपली जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम जेली है, राइट, ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक वैक्सेस। अब इस सिंथेटिक वैक्सेस में कुछ ऐसे वैक्सेस भी होती हैं, जैसे कि कैंडल्स में जो वैक्सेस यूज होते हैं, राइट, कैंडल में यूज होता है पैराफिन, कैंडल में एक वैक्स यूज होता है जिसको हम कहते हैं पैराफिन। और कुछ वैक्सेस ऐसे होती है जो कि जिसमें जो पिगमेंटेड होती है, जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कलर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो वैक्सेस क्या होती है, वो जो कलर्ड पेंसिल्स हैं
या जो कैरियोन्स वगैरह होती है, या वो वाली वैक्सेस जो है वो फिर इसमें यूज होती है। इसके अलावा अगर हम वैक्स की बात करें, जो सिंथेटिक वैक्सेस हैं, एक तो पेट्रोलियम जेली इसका कॉमन एग्जांपल हुआ। इसके अलावा कैंडल्स में जो है तो पैराफिन्स यूज होते हैं। पिगमेंटेड वैक्सेस भी होती है जो कलर्ड होती है, कलर्ड पेंसिल्स या फिर कैरियोन्स में यूज होती है। जो पेपर कोटिंग है, जो पेपर कोटिंग है, तो उसमें भी जो वैक्सेस यूज होती है वो भी बेसिकली सिंथेटिक वैक्सेस होती है। और नेचुरल वैक्सेस में कौन आता है? एयर वैक्स है, क्यूटिकल है, जो प्लांट में उसकी फॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा जो एयर वैक्स है, सो दीज आर यूजुअली नेचुरल वैक्सेस जो कि नेचुरली ही बॉडी में बनती है। तो नेचुरल में फिर सारे आते हैं, जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हम सर्फेक्टेंट्स को देखें, या फिर अगर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, हमने कहा था ना कि ब्रेन जो है वो फैटीएस्ट ऑर्गन है बिकॉज इट कंटेन 60% लिपिड्स। या इसके अलावा जितने एयर में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है, बोन मेरो में प्रेजेंट है, राइट अराउंड द वीडियो स्टॉप हो गई थी। हम लोगों ने डिस्कस किया वैक्स को। खैर ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया था, जितने पॉइंट्स थे वो सारे डिस्कस हो चुके थे कि वैक्सेस जो है वो क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स से बने होते हैं। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट अगर फंक्शंस की हम बात करें तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लांट के सेल में क्यूटिकल की फॉर्मेशन करते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एज ए रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके सर्फेक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो वो भी क्या होते हैं, ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो इसी तरह के सारे जितने फंक्शंस थे हम लोगों ने वैक्सेस के पढ़ लिए। इसी तरह से वैक्सेस की क्लासिफिकेशन हमने स्टडी की कि सिंथेटिक वैक्सेस भी हैं और नेचुरल भी हैं, तो उसकी एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं लिपिड की एक दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एंड दैट इज स्टीरॉइड। सो स्टीरॉइड्स की अगर हम बात करें, स्टीरॉइड्स भी क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ये भी क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, बट दे डू नॉट कंटेन फैटी एसिड्स। अब यहाँ पे फैटी एसिड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। तब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम आप कह रही थी कि जो फैटी एसिड है दैट इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिपिड, तो अगर फैटी एसिड स्टीरॉयड में प्रेजेंट ही नहीं है, देन ये फिर किस तरह से लिपिड की इंपॉर्टेंट कैटेगरी है? सो बेसिकली यहाँ पे इसको लिपिड्स के कैटेगरी में इसलिए डाला गया है क्योंकि दे आर हाइड्रोफोबिक। अगर नॉर्मली हम लोग लिपिड के नेचर को देखें, सो लिपिड्स जो है वो नेचर में क्या है? हाइड्रोफोबिक है, राइट। सो इसके हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से स्टीरॉइड्स को लिपिड्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है, राइट। सो इसमें क्या होता है? इसमें फैटी एसिड नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं फोर फ्यूज कार्बन रिंग्स। और कितने कार्बन रिंग्स? 17 कार्बन का 17 कार्बन के 4 रिंग्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम स्टीरॉइड न्यूक्लियस बनाएं तो कुछ इस किस्म का इसका न्यूक्लियस बनेगा। देखिए ये जो 4 फ्यूज कार्बन रिंग्स हैं, इन 4 फ्यूज रिंग्स में जो 3 रिंग्स हैं, उन 3 रिंग्स में आपको 6 कार्बन मिलेंगी। और एक ये जो सिंगल रिंग है, इसमें 5 कार्बन एटम्स जो है प्रेजेंट है। अगर हम स्टीरॉइड न्यूक्लियस बनाए, सो 1 2 3 4 5 6, ये एक रिंग हुआ, ये इसका दूसरा रिंग हुआ, यहीं पे इसके साथ तीसरा रिंग बनाएंगे। और अगर हम फोर्थ वन रिंग है, चौथे रिंग की हम बात करें, तो वो ऐसे होगा, उसमें फिर आपको 5 कार्बन मिलेगी। सो ये क्या है? एक सिंपल स्टीरॉइड न्यूक्लियस है जिसमें 3 जो रिंग्स हैं उसमें आपको 6 कार्बन मिलेंगी, और ये जो फोर्थ वन रिंग है उसमें आपको 5 कार्बन के एटम जो है वो मिलेंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टीरॉइड की, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफी हाई होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, राइट।
इसके अलावा अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो बाकी जो लिपिड्स हैं उनसे डिफरेंट होता है, बट ये क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, सो इस वजह से इनको भी लिपिड्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब अगर स्टीरॉयड के स्टीरॉयड में अगर हम लोग बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये भी फॉस्फोलिपिड की तरह का एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक हेड और टेल प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है या कॉमन एग्जाम्पल है किसका, स्टीरॉइड्स का, और बहुत से इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी हार्मोन्स का प्रिकर्सर भी है। नॉट जस्ट ह्यूमन बॉडी हार्मोन्स, प्लांट में भी ऐसे हार्मोन्स है जो कि लिपिड्स है नेचर में। सो उन प्लांट्स हार्मोन का या जो ह्यूमन में अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत सारे हार्मोन्स का प्रिकर्सर है, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट गोनेडल हार्मोन्स, सो उन गोनेडल हार्मोन्स में क्या क्या आते हैं, एंड्रोजेंस, इसमें एग्जांपल आता है टेस्टोस्टेरोन का। Similarly, if we talk about estrogens, progesterone, राइट, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हो गया और एंड्रोजन में से टेस्टोस्टेरोन हुआ। सो ये जितने भी हार्मोन्स हैं, दीज आर गोनेडल हार्मोन्स जो कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बॉडी में देखें सो कुछ और भी स्टीरॉयड हार्मोन्स है, जैसे कि अगर हम बात करें एल्डोस्टेरोन की, जो कि सोडियम कंटेंट को मेंटेन रखता है, राइट। कोर्टिसोल की बात करें, एड्रीनल ग्लैंड का एक हार्मोन है। सो ये सारे हार्मोन्स क्या है, नेचर में स्टीरॉयड हार्मोन है, और इनके लिए एज ए प्रिकर्सर कौन काम करता है, कोलेस्ट्रॉल। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की ये है कि जब ये हार्मोन्स है, जब इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले बनता है कोलेस्ट्रॉल, और तब कोलेस्ट्रॉल जो एज ए प्रिकर्सर काम करके ये सारे हार्मोन्स जो है इसको बनाता है, राइट। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आई थॉट कि आप लोगों से डिस्कस कर लूं। ये जितने भी हार्मोन्स मैंने यहाँ पे नेम लिखे हैं तो ये सारे क्या है, स्टीरॉयड इन नेचर है। तो स्टीरॉयड्स अगर हम लोग बात करें प्लांट्स में, अगर हम लोग प्लांट्स में बात करें हार्मोन्स की, स्टीरॉयड हार्मोन्स की, सो प्लांट में भी ऑक्सिन या फिर जो साइटोकाइनिन है, राइट, ये क्या है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन हो गया, गैब्रेलिन हो गया, ये सारे हार्मोन्स भी जो है, हार्मोन्स क्या एज ए केमिकल मैसेंजर बॉडी में काम करते हैं। सो ये जो हार्मोन्स है ये भी सारे क्या है, स्टीरॉयड इन नेचर है, राइट। इसके अलावा 1952 में एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी जिन्होंने एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो थे उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट की थी, उसको बनाना जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स वो स्टीरॉइड्स होती हैं जो कि बोन मास बनाने में या मसल गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो जब इस इंडस्ट्री ने इसको बनाने का काम शुरू किया तो बहुत सारे एथलीट्स ऐसे थे जिन्होंने इसको कंज्यूम करना शुरू किया, इनसे मतलब वो उस स्टीरॉयड एनाबॉलिक जो स्टीरॉइड्स थे उसको लेने लगे और कंज्यूम करने लगे। तो उससे हुआ क्या कि चले ये बोन मास में भी हेल्प करता है, ये मसल गेन में भी हेल्प करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है बॉडी में, राइट। सो जब इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स को देखा गया, इसके डिफेक्ट्स को देखा गया, तो उसके बाद से फिर उस जो इंडस्ट्री थी उन्होंने इसको बैन कर दिया और अगेन इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप कर दी। सो एनाबॉलिक जो स्टीरॉइड्स है वो भी बनती है जो कि बॉडी के लिए अच्छी होती है, बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है, बट उसके साथ साथ वो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स बॉडी में या ऐसे प्रॉब्लम्स बॉडी में कॉज करती हैं जो कि वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स कॉज करती है और उसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या है, एक हाईली मॉलिक्यूलर वेटेड लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें फैटी एसिड नहीं प्रेजेंट होते, बट फैटी एसिड की जगह 17 कार्बन से बने हुए 4 फ्यूज्ड रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 3 रिंग्स जो है उसमें आपको
6 कार्बन मिलेंगी और एक सिंगल रिंग में जो है 5 कार्बन मिलेंगे। इसके अलावा ये एक सिंपल स्टेरॉइड न्यूक्लियस है जिसमें आपको फर्स्ट जो 3 रिंग्स है उसमें 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं और एक जो सिंगल लास्ट वाला है उसमें आपको 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कॉमन एग्जांपल है स्टेरॉइड्स का, राइट। और जितने भी गोनेडल हार्मोन्स हैं जिसमें if we talk about androgen, so we have testosterone and estrogens and progesterone. These all are the gonadal hormones that control the secondary characteristics in male and female. And after it, if we see aldosterone and cortisol, so aldosterone और cortisol भी जो है another important steroid hormone है नेचर में, जो कि सिंपली किससे बने होते हैं, स्टीरॉइड से बने होते हैं, राइट। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या था कि जितने भी ये हार्मोन्स हैं जब इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो वो कहाँ से होती है, पहले कोलेस्ट्रॉल बनता है तब ये सारे हार्मोन्स बनते हैं। सो होपफुली आप लोगों को स्टीरॉइड के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब डिस्कस करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ लिपिड की, दैट इज टर्पीन। तो इसको इरेज करते हैं। सो टर्पीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, इसको भी शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट थी उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर बात करें टर्पीन्स की, सो टर्पीन्स जो है जस्ट लाइक स्टीरॉइड्स दे आल्सो डू नॉट हैव फैटी एसिड्स, इनमें भी फैटी एसिड्स प्रेजेंट नहीं होती। इनमें फैटी एसिड की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं आइसोप्रीनोइड यूनिट्स, आइसोप्रीनोइड यूनिट्स। तो अगर हम आइसोप्रीनोइड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है आइसोप्रीनोइड का। तो ये बेसिकली क्या है, आइसोप्रीनोइड यूनिट है जो कि डिफरेंट टर्पीन्स को बना रहा होता है। अब अगर टर्पीन्स में हम बात करें तो टर्पीन्स में एग्जांपल आता है कैरोटीनॉइड्स का। और कैरोटीनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैरेट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि विजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो लिपिड्स क्या कर रहे होते हैं, अलोंग विद दीज ऑल फंक्शंस ये हमारे विजन को भी कंट्रोल करते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें और ये आइसोप्रीनोइड यूनिट्स जो ये कंबाइन होकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जैसे कि कैरोटीनॉइड हुआ, या दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं रबर का, राइट। सो ये सारे क्या है, टर्पीन्स है नेचर में। अब अगर इसके फंक्शन की हम बात करें टर्पीन्स की, सो टर्पीन एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो है वो शो करता है, राइट। इसके अलावा एज ए एंटी ऑक्सीडेंट भी काम करता है, एज ए एंटी ऑक्सीडेंट भी काम करता है बॉडी में। एनाल्जेसिक्स में भी यूज होता है, जो पेन किलर्स होती है ना, जो आइबोप्रोफेन है, प्रोफेन है, आइबोप्रोफेन, या फिर जो पेनाडोल्स वगैरह है, तो उसमें भी टर्पीन्स जो है तो लो अमाउंट में यूज होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, एनाल्जेसिक्स, कि इसमें भी ये क्या होती है, पेन रिलीफ के लिए इसको यूज किया जाता है, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है तो आप लोग नोट कर ले टर्पीन्स के बारे में कि इनमें फैटी एसिड नहीं प्रेजेंट होते, इनमें प्रेजेंट होते हैं आइसोप्रीनोइड यूनिट्स। और ये आइसोप्रीनोइड यूनिट का एक सिंपल स्ट्रक्चर है। यही आइसोप्रीनोइड यूनिट्स जो है तो वो लार्ज अमाउंट में कंबाइन होकर रबर्स या फिर कैरोटीनॉइड्स जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाती है। और इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी या एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करती है, एनाल्जेसिक्स में भी यूज होती है क्योंकि ये पेन रिलीफ में हेल्प करती है, राइट। अब अगर बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन की, तो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर आपको याद हो, जो फॉस्फोलिपिड्स है, हमने बात की थी कि फॉस्फोलिपिड्स जो है वो बायोमेम्ब्रेन्स में सिंपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के तौर पे प्रेजेंट नहीं होती, उन पे होते हैं कुछ एंजाइमेटिक एक्शंस, जैसे फॉस्फोलाइपेसिस का एक्शन होता है और वो कन्वर्ट होते हैं कुछ फैटी एसिड्स में। उन फैटी एसिड में एक था एराकिडोनिक एसिड। इफ यू रिमेंबर, एराकिडोनिक एसिड क्या करता है, ये प्रीडोमिनेंटली प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है,
प्रीडोमिनेंटली प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये 20 लिपिड मॉलिक्यूल से बना होता है, 20 लिपिड के मॉलिक्यूल से बना होता है जो कि सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? सेल सिग्नलिंग में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो किस चीज में हेल्प करते हैं? सो दे हेल्प इन सेल सिग्नलिंग। इसके अलावा ये आपको हर मैमल के टिश्यू में मिलेंगे, प्रेजेंट इन एवरी mammalian टिश्यू। और ये वहां पे करते क्या है? एज ए लोकल मैसेंजर काम करते हैं। और इसका जो फंक्शन है वो सेल पे डिपेंड करता है, मतलब इसका काम है बीपी को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। सो अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम करना हुआ तो ये उसको कम करता है, और अगर ज्यादा करना हुआ तो ये उसको ज्यादा करता है। इसके अलावा जो है ये फीवर और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट हेल्प रिड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। मतलब जितने भी इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं तो उन इम्यून रिस्पॉन्सेज को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि इफ यू सी फीवर या जो इन्फ्लेमेशन है, अगर हम बात करें फीवर की या अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन की, तो ये दोनों क्या है? इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं। क्लियर? तो ये उस इम्यून रिस्पॉन्सेज मतलब उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। फीवर को और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, बट बॉडी पे तो इनका असर होता है एडवर्स, तो उस इफेक्ट को, उस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए ये क्या करते हैं? फीवर और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। सो टर्पीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में हमने लास्ट में स्टडी किया। टर्पीन्स जो है ऐसी कैटेगरी है लिपिड्स की जिनमें फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं होते। इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड दे हैव आइसोप्रेनोइड यूनिट्स, और ये आइसोप्रेनोइड यूनिट्स जो हैं ये कंबाइन होकर रबर और कैटेनॉइड्स जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज या एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करते हैं। एनाल्जेसिक्स में भी यूज होते हैं क्योंकि इनमें एबिलिटी होती है पेन रिलीफ की, राइट। और अगर हम बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो फैटी एसिड है, एराकिडोनिक एसिड, तो एराकिडोनिक एसिड जो है वो प्रीडोमिनेंटली किसकी फॉर्मेशन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, विच इज इन टर्न अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ लिपिड। और ये 20 लिपिड मॉलिक्यूल से बना होता है, और काम, इसका फंक्शन क्या होता है? सेल सिग्नलिंग में हेल्प कर रहा होता है। और इसके अलावा ये आपको हर मेमेलियन टिश्यू में दिखाई देगा, मतलब उसमें प्रेजेंट होता है, लोकल मैसेंजर के तौर पे काम करता है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है? बीपी को रेगुलेट करना। सो वो डिपेंड करता है सेल पे। अगर सेल को रिक्वायरमेंट है कि बीपी लो किया जाए तो लो करता है ये, और अगर हाई किया जाए तो उसको हाई करता है, राइट। और इसके अलावा ये एज ए लोकल मैसेंजर भी काम करता है, फीवर और इन्फ्लेमेशन जैसे इम्यून रिस्पॉन्सेज को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिपिड्स। हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया, इसके इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया, बॉडी में इसके लोकेशन के बारे में डिस्कस किया, इसके सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, राइट। होपफुली आप लोग को लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो लिपिड्स पे अच्छे से आपने ग्रैब कर लिया होगा। अगर कोई डाउट है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टे कनेक्टेड विद अल्ट्रा बेसिक एकेडमी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। पढ़ाई करते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।